सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। इसे सेक्शन 2 क्लॉज 7 में बताया गया है। माल की परिभाषा माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2(7) में बताई गई है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। माल का मतलब क्या है? प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति। अदर दैन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, लेकिन उस प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति को जिसे हम कह रहे हैं गुड्स की डेफिनेशन में शामिल है, उसमें क्या नहीं आएगा? अदर दैन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। उसमें एक्शनेबल क्लेम यानी अनुयोज्य दावा नहीं आएगा और मनी नहीं आएगा। मनी करेंसी नोट्स जो राइट नाउ प्रचलन में हैं, लेकिन पुराने सिक्के और नोट अगर हैं तो वो माल की परिभाषा में आएंगे। एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स। शेयर्स को भी मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है और स्टॉक यानी शेयर का ही एक भाग जो होता है पार्टली, वो भी स्कंद जिसे कहते हैं स्टॉक, ये भी माल की परिभाषा में आएगा, चल संपत्ति में आएगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, उगती हुई फसलें, एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। चीज़ें जो भूमि से जुड़ी हुई हैं, भूमि का एक भाग है। विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सेल, जिसे कि हम विक्रय के पहले क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं भूमि से हटाकर, और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, विक्रय के करार या विक्रय से पहले जिससे आप भूमि से हटा के अलग कर सकते हो। ऐसी चीज़ें जो भूमि से जुड़ी हुई हैं जिन्हें हम सीवियर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, वो भी माल की परिभाषा में आएंगी। तो गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 7 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति। इसमें क्या शामिल है? स्टॉक शामिल है, शेयर्स शामिल है, ग्रोइंग क्रॉप्स शामिल है, ऐसी चीज़ें जो भूमि से हटा के अलग की जा सकती हैं वो शामिल है। क्या शामिल नहीं है इसमें? एक्शनेबल क्लेम और मनी शामिल नहीं है।